हेलो डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं हूं व्रत कुमार और हमेशा की तरह आपके जो फर्स्ट ईयर में जो पॉलिटिकल साइंस की यूनिट है ना, उसकी पढ़ाने के बाद, उसकी लेसन होने के बाद उसका यूनिट का जो ऑलमोस्ट रिवीजन के तौर पे एक टेस्ट होता है, जिसमें उस यूनिट से इम्पोर्टेंट प्रश्न का टेस्ट लिया जाता है। और वो टेस्ट भी कैसे होता है, जैसे अपने फाइनल एग्ज़ाम में जो पेपर आता है, सबसे पहले ए सेक्शन में लघुत्तरात्मक आते हैं, फिर बी सेक्शन में अति लघुत्तरात्मक आता है ए में, और बी में आते हैं लघुत्तरात्मक, और सी सेक्शन में आते हैं निम्नात्मक। तो वैसे ही पेपर पे टेस्ट लिया गया है, और उसका अगर जिसने दिया है तो वो लाइव सॉल्यूशन देख लो, जिसने नहीं दिया है वो भी इस टेस्ट का सॉल्यूशन देख लें, क्योंकि अगर आपने वो यूनिट नहीं पढ़े तो इस टेस्ट से आपके वो यूनिट क्लियर हो जाएंगे। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है। तो इस यूनिट के हिसाब से, अब यूनिट कौन सा था वो आपको बता दें, थर्ड यूनिट था, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न था, अति लघुत्तरात्मक में 3 थे, फिर लघुत्तरात्मक 2 और निम्नात्मक में 2 प्रश्न डाले थे। तो इस तरह से संसद के संयुक्त सत्र को कौन आहूत करता है, यानी कौन बुलाता है। संयुक्त यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों को कंबाइंड करके एक अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है ना। एक अधिवेशन बुलाया जाता है, एक सत्र होता है। तो इस सत्र को कौन बुलाता है, तो बुलाने का जो अधिकार है वो होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन आपका आंसर ये है, ठीक है ना, कि इस अधिवेशन को सत्र को कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। ओके। दूसरा, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? जैसे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है टोटल? 33 + 1, यानी एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 न्यायाधीश, ऐसे मिला के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश है। अब इस संख्या में बढ़ोतरी या कमी करनी हो तो ये अधिकार किसके पास होता है? ये जो अधिकार है वो अधिकार होगा, यहीं पे लिख देता हूँ उसके जस्ट नीचे, ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास ये अधिकार होता है, ठीक है। इस तरह से क्लियर है। फिर है, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड, कौन से अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं? किस विधेयक के तहत वित्त विधेयक जो होता है वह लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तावित किया जाता है? कौन से आर्टिकल के तहत? तो वो लिखना अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 के तहत जो वित्त विधेयक हैं वह लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। तो ये तो थे वेरी शॉर्ट प्रश्न, जो बिल्कुल इजी था, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बारी आती है नेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, ये आपके थर्ड यूनिट का टॉप मोस्ट वीडियो है, और इसलिए अगर आपने यूनिट नहीं पढ़ी है, मिस कर दिए हैं, क्लास कंटिन्यू नहीं लिए हैं, और ठीक है ना, या फिर आपके एग्ज़ाम भी जब है ना, तो इस सॉल्यूशन को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका ये जो सेकंड पेपर है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो आपकी बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भी पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 का है। अब बारी है लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसके अंदर आपको 5 से 7 लाइन में उत्तर देना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, एज ए क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या है? तो पहली तो सबको पता है कि जो भी न्यायाधीश बने वह क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह भारत के किसी न्यायालय में या एक न्यायालय न छोड़कर और किसी अन्य न्यायालय में कंटिन्यू 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश के पद पे काम कर चुका हो। न्यायाधीश के पद पर, कहाँ पे न्यायाधीश के पद पर? हाई कोर्ट में। तो ध्यान रखिएगा, वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता है, उसमें क्या होगा कि वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम कर चुका हो, ठीक है। फिर आती है तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए ये भी न हो, मान लीजिए ये नहीं है, 5 वर्ष तक क्या हुआ नहीं, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, 10 वर्ष तक लगातार
वह जो व्यक्ति हैं लगातार वह उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रह चुका हो। क्या रह चुका हो? अधिवक्ता, जिसको हम कहते हैं एडवोकेट, एडवोकेट, या हम इसको ऐसे कहते हैं ना वकील। क्या कहते हैं? वकील। योग्यता ध्यान रखिए क्योंकि एक एक आपको समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। और योग्यता से संबंधित प्रश्न हो सकता है कि दोबारा भी आ जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा गया है, मान लीजिए कि वो 5 वर्ष लगातार किसी न्यायाधीश ने राज कहा गया है। नेक्स्ट कहा गया कि 10 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो। सरकारी, जैसे हाई कोर्ट वगैरह देखते हैं ना, वहाँ पे कोई वकील होते हैं, वो सरकारी वकील के तौर पे काम करते हैं, तो वो लगातार 10 वर्ष तक उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य है। मान लीजिए ये भी ना हो तो यह कंडीशन में एक और लिखेंगे कि वह व्यक्ति जिनके पास ये दोनों कंडीशन नहीं है तो वह राष्ट्रपति की नज़रों में विधिवेता होना चाहिए, कानून का सर्वोच्च जानकार। राष्ट्रपति की नज़रों में विधिवेता, राष्ट्रपति की दृष्टि से विधिवेता हो। तो ये योग्यता है एक न्यायाधीश के बनने की, एक न्यायाधीश के बनने की ये योग्यता होती है। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि उसको 35 वर्ष होना चाहिए, ये इसमें नहीं होता है। इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक, ठीक है, हो गया लघुतरात्मक। अब आती है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पे तो विधेयक अगर देखें इसके नेचर के हिसाब से देखें, ठीक है ना, स्वरूप के हिसाब से देखें, स्वरूप के अनुसार तो विधेयक 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होते हैं सरकारी विधेयक। क्या होते हैं? सरकारी विधेयक। एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब क्या है? वे विधेयक जो कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा संसद में रखे जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है ना, मंत्रिमंडल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित वह विधेयक, वे प्रस्ताव जो संसद में मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं, वे विधेयक सरकारी विधेयक हो गई। और गैर सरकारी विधेयक वे विधेयक जो संसद के बाकी किसी अन्य सदस्य के द्वारा, मंत्री तो सभी होते हैं लेकिन कैबिनेट या मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं होते, तो वो मंत्री जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है वो कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत करते हैं, तो वो विधेयक क्या कहलाता है? गैर सरकारी विधेयक। अब विधेयक के स्वरूप के आधार पर देख लिया। अब विधेयक के प्रकार कितने होते देखिए। विधेयक के प्रकार की बात करें, ठीक है, तो विधेयक के प्रकार होते, एक तो होता है साधारण विधेयक, नोट कर लीजिएगा, एक होता है साधारण विधेयक, ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लेना क्योंकि मिटाऊंगा अभी इसको समझाने के लिए। दूसरा होता है वित्त विधेयक और तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। अब ध्यान रखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली जो वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक हैं, ठीक है ना, ये बेसिकली सरकारी विधेयक में ही काउंट होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है कि जो ये विधेयक हैं, इन विधेयक को क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है या इस विधेयक की क्या भूमिका होती है। तो आपको ध्यान रखिए क्योंकि विधेयक नहीं होते तो कानून नहीं बनते, तो कानून बनाने के लिए विधेयक होना जरूरी है, ठीक है। तो अब बारी आती है कि विधेयक की जब हम प्रकार की बात करें तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो विधेयक होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? साधारण विधेयक होता है वह
जैसे नॉर्मल कोई कानून बनाना होता है वैसा विधेयक होता है। और साधारण विधेयक आप सबसे पहले लोकसभा में रखिए, क्योंकि देखिए जो आपको हूबहू एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे समझा रहा हूँ, इसलिए जो भी समझा रहा हूँ ना वो भी साथ में लिखिएगा, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट और हाईलाइट ही यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे बताता हूँ। पूरा बोर्ड में लिखवाने की टाइमिंग भी नहीं होगी, वीडियो भी बड़ा हो जाता है, तो समझा रहा हूँ वही समझ के और लिखिएगा। तो साधारण विधेयक वे विधेयक होते हैं जो साधारण कानून बनाने के काम आते हैं, या वो विधेयक जो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी रखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोकसभा में विधेयक रखना हो, ठीक है ना। तो ऐसे विधेयक जो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं वो विधेयक कहलाते हैं साधारण विधेयक, ठीक है। और साधारण विधेयक के मामले में दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा प्रभावी हो जाता है। फिर आती है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक जैसे भी मैंने बताया था ना, अभी जैसे लिखा था कि अनुच्छेद 109 के तहत वित्त विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनी जाती है, तो इसका उस वित्त के ऊपर ज़्यादा नियंत्रण रहता है। तो वित्त विधेयक वो होते हैं जिसमें धन, पैसों से जुड़े, कर या अनुदान से जुड़े कोई प्रस्ताव हो। वो विधेयक, वो प्रस्ताव जिसमें पैसे, धन, कर या अनुदान की बात लिखी हुई हो, ऐसे प्रस्ताव को वित्त विधेयक कहते हैं। और वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा को वित्त विधेयक में बहुत ही लिमिट शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वो वित्त विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक विलंबकारी यानी रोक सकती है। इसके अलावा विधेयक है वो उस पर एकाधिकार करके है तो राज्यसभा अपने लोकसभा का ही है। अब साधारण विधेयक वो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के बाद जाता है, तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही लोकसभा में आता है, इसलिए इस पर राष्ट्रपति वित्त विधेयक को कभी भी साइन करने से मना नहीं कर सकता। फिर बारी आती है संविधान में बदलाव करना हो, तो इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक होता है। और संविधान संशोधन विधेयक आप पहले लोकसभा में लेके आइए, राज्यसभा में कोई मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों को बराबर शक्ति है। और अपने संविधान संशोधन विधेयक है वह उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके लिए मान लीजिए दोनों सदन में मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन किया जाए, नहीं। तो संविधान संशोधन विधेयक है वो इम्पोर्टेंट होता है, और उस विधेयक को राष्ट्रपति लौटा भी नहीं सकता है, और ऐसा विधेयक है वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये थे विधेयक के ऊपर, इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया आपका। अब आते हैं निम्नात्मक प्रश्न, ठीक है ना। कुछ पॉइंट आपको समझाऊंगा, लेकिन लिखना आपको है, क्योंकि आपको तैयारी अच्छी करनी है, तो ये लाइव सॉल्यूशन गलती से भी मिस मत करना। तो अब आज जाते हैं निम्नात्मक प्रश्न पर। और निम्नात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न रहा आपके सामने कि लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों में तुलना कीजिए। प्रश्न आपके 3rd यूनिट से ही है, और ध्यान रखिएगा ये जो टोटल 5 यूनिट होगी ना, तो जब आप आपका फाइनल एग्जाम उठा के देखोगे ना, तो इस 5 यूनिट में से ही आपको सवाल मिलेंगे। तो इसलिए साथ साथ तैयारी करते जाइएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है? लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्य का तुलनात्मक वर्णन करना है। ठीक है ना। याद रह जाएगा? ओके। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बांट देते हैं, इधर लिख देते हैं लोकसभा, ठीक है, इधर लिख देते हैं राज्यसभा। अब यहाँ पे क्या कहा है, इसके गठन के बारे में नहीं कहा गया है, इसने कहा कि शक्तियों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले फिर भी हम बात कर लें तो लोकसभा का गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के द्वारा होता है, और इसके अंतर्गत टोटल जो सदस्य संख्या होती है वो 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 545 के चुनाव होता है। और जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल सदस्य और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बात आती है राज्यसभा का, तो राज्यसभा क्या स्थायी सदन है, क्या है, स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। इनके जो मेंबर होते हैं, मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 वर्ष। किनका कार्यकाल? सदस्यों का, ठीक है। और इसकी हम बात करें कि इसके मेंबर कितने होते हैं, तो 250 मेंबर होते हैं। वर्तमान में 245 के लिए चुनाव लड़ा जाता है। ओके।
अब तो ये हो गया। अब बात करें कंपैरिजन में, तो ध्यान रखिएगा इनका जो चुनाव होता है, ठीक है ना, चुनाव, हम यहाँ पे पॉइंट लिखें, चुनाव पॉइंट पॉइंट लिखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये हो गया क्लियर। फिर बारी आती है, ध्यान रखिएगा कि इनकी शक्तियों में कार्यों के अंतर्गत देखें तो बारी आती है कि विधायी क्षेत्र के अंदर, विधायी शक्ति दोनों में देखेंगे, ठीक है ना। तो विधायी यानी कानून निर्माण, तो ध्यान रखना कि कानून निर्माण के संदर्भ में, कानून निर्माण के संबंध में दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। ये पॉइंट आप दोनों जगह लिख सकते हैं कि विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण, कानून बनाने के लिए संसद में आता है प्रस्ताव, तो संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखती है। लेकिन अगर बात करें कि संयुक्त अधिवेशन होता है, कानून के या साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा प्रभावी होती है। संयुक्त अधिवेशन में प्रभावी कौन प्रभावी होती है? लोकसभा, ठीक है। फिर बारी आती है कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि यह कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, पीएम व मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद पर दोनों सदन विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ कॉमन है वो मैं सीधे लिखते जाऊंगा दोनों में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है ना, जैसे हम बात करें मंत्रिमंडल विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आ रहा है कि अगर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण की बात करें तो दोनों होते, लेकिन अगर फिर भी दोनों में कंपैरिजन की बात आती है कि मंत्रिमंडल पर नियंत्रण या उसका उत्तरदायित्व किसके पास होता है, तो मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व है लोकसभा के पास होता है। दोनों में क्लियर हो रहा है। फिर है वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत ध्यान रखें, लोकसभा को प्रभावी शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यसभा इस तरह के विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। तो वित्त विधेयक पर लोकसभा शक्तिशाली, क्योंकि यही जो फैसला करती है वही वित्त विधेयक में होता है। इसके अलावा बात करें संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर लोकसभा राज्यसभा दोनों को शक्ति बराबर प्राप्त है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ दोनों के पदाधिकारी की बात करें तो राज्यसभा में सभापति उपसभापति होता है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। तो अगर पदाधिकारी की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो शक्तिशाली होता है। क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष शक्तिशाली होता है। अब लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा को विशेष पावर है, जैसे अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट आता है, जैसे शायद एग्जाम में भी आपने कहीं देखा होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको वो बता दूं कि कौन सा अधिनियम के द्वारा राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है या राज्यसभा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 245 के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को ये अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी, राज्य सूची
राज्य सूची पर भी कानून बनाने का आदेश दे सकती है। तो ये लोकसभा के पास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो ये पावर किसके पास है? राज्य सूची का, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। वो 249 के तहत प्रस्ताव पारित करती है। इसके अलावा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं, जैसे अभी वर्तमान में जैसे ISA, IF या ISA हो गया, और मतलब है ना एक IFA ऐसा कोई है, और जैसे कलेक्टर या वगैरह जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, तो ISA बनना है या इसी तरह की कोई वैकेंसी निकालनी है तो ये वैकेंसी निकालने का अधिकार भी राज्यसभा के पास होता है। इस तरह से ये पावरफुल शक्ति है जो दोनों में होती है और बराबर होती है, इस तरह से आप ध्यान रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो लोकसभा थोड़ी पावरफुल है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ हो जाती है जो आप शायद मिस ना करें, तो ये ध्यान रखिए। इसके अलावा क्या होती है कि इनके पास राष्ट्रपति को चुनाव के दौरान निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों भाग लेते हैं। तो ये था निम्नात्मक प्रश्न। अब लास्ट निम्नात्मक प्रश्न को देख लीजिए, जिसके साथ आपकी यूनिट पूरी हो जाए, और नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट ही समझ रहे हैं। लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न जरूरी है, एग्जाम में शायद ये प्रश्न आ सकता है। कौन सा प्रश्न है देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तार से समझाइए। क्या कह रहे हैं? क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या क्षेत्राधिकार हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास, वैसे अगर मैं बात कहूँ तो पावर, सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या पावर है? ठीक है, तो ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय के पास, बात की जो सर्वोच्च न्यायपालिका उसके पास 3 तरह के क्षेत्राधिकार हैं। 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या नाम लिखेंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब ये 2 तरह का होता है, एक में क्षेत्राधिकार और समवर्ती क्षेत्राधिकार। ठीक है, एक अब सुन लीजिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि भारत के राज्यों के मध्य या संघ सरकार और राज्य सरकार के मध्य अगर कभी झगड़ा हो जाए, क्या हो जाए? झगड़ा, तो इसका निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ये कहलाता है अनुच्छेद 131 एक में क्षेत्राधिकार। और समवर्ती क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32, इसके तहत कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों को लेकर चिंता हो या अधिकारों को लेकर व्यक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास सीधा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास वही केस आते हैं जो किसी राज्यों से जुड़े हुए विवाद हो या किसी व्यक्ति के अधिकार को लेकर विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 रिट जारी करता है, जिसके लिए मैंने आपको समझाया था। अब आ जाती है दूसरा कौन सा पावर है, तो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। जैसे मान लीजिए जिला न्यायालय या हाई कोर्ट के खिलाफ हमें अगर कहीं वापस अपील करनी है तो कहाँ पे करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। तो अपील के लिए भी अलग अलग तरीके बताए गए हैं। अपील किन किन वजह पे अपील की जा सकती है तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले संवैधानिक मामलों में, यानी हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई विवाद आ गया जिसको लेकर उसको पता लगे भाई तो संविधान से जुड़ा हुआ एक विवाद है, अब इसका निपटारा मुझे ना करके
सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए। तो संवैधानिक मामलों से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो तो ऐसे विवादों के लिए अपील है वो कहाँ की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में। तो अपीली क्षेत्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या पावर है कि यह भारत के सभी न्यायालयों की अपील सुनता है, लेकिन किन मामलों में सुनेगा, एक तो संवैधानिक मामलों में, दूसरा दीवानी मामले। पहले व्यवस्था थी कि अगर 20,000 के ऊपर की कोई राशि का मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो हाईकोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। पैसों से जुड़ा ऐसा कोई विवाद जिसको लेकर ये मानता है कि हमें या मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और इसके लिए अनुच्छेद 133 और ये संवैधानिक मामलों की बात करें 132। फिर आती है तीसरा कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कब अपील कर सकता है, तो फौजदारी मामलों में भी कर सकता है। लड़ाई मारपीट चोरी वगैरह जो होती है ना, फौजदारी मामलों में भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार होता है, जिसके तहत व्यक्ति लड़ाई मारपीट या ऐसे कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वो भी कब करेगा, हाईकोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता। फिर लास्ट बात आती है विशिष्ट मामले। कोई व्यक्ति विशिष्ट मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। जैसे विशिष्ट मामलों की बात करें तो अनुच्छेद 136 के द्वारा बताया गया है, अनुच्छेद 136 के द्वारा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है विशिष्ट मामलों के तहत। फिर आती है तीसरा अधिकार है परामर्शी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के पास 3 महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार है, जिसमें परामर्शी क्षेत्राधिकार में आप ध्यान रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 143 के तहत है, 143, बिल्कुल हाँ आप सोच रहे हैं ना, 143 के तहत। इसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श देने का अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को भी किसी विधि के मामले में परामर्श दे सकती हैं, और इस परामर्श की जांच भी नहीं होती है। और सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी मामले पर सलाह मांगी जाए तो दे या ना दे। तो इस तरह से भारत के सर्वोच्च व्यक्ति को भी परामर्श देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये कहलाता है परामर्शी क्षेत्राधिकार। इस तरह जब आप ये पूरा जो बताया वो लिखेंगे तब हम कहते हैं ये पूरा भर जाएगा अपना निम्नात्मक। तो आज का ये जो इम्पोर्टेंट था ना, यूनिट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर है। बाकी वीडियो से ज़्यादा इसको समय दीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी यूनिट तैयार करनी है, तो पूरी यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके सामने रखे थे। अभी अगर अच्छा लगा है तो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो इसकी तैयारी कर सकें। और कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मिलेंगे आपसे दोबारा इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मी एंड माई यूट्यूब क्लास से। थैंक यू।